स्टूडेंट्स, अपन ये सेकंड लेसन में एसएसटी की क्लास में सेकंड लेसन में भूमि पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अब अगला है भूमि पढ़ लिया था, भूमि का उपयोग और भूमि का संरक्षण। अब इसी प्रकार से ये सारे जो संसाधन है मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, इनका भी अध्ययन अपन इसी प्रकार से करेंगे। अब है अगला मृदा, ये मृदा संसाधन। अब मृदा क्या होता है? भूमि पर जो ऊपरी परत पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृष्ठ का मतलब होता है ऊपरी भाग, दानेदार कणों के आवरण की, लिख लो चाहे तो आप, पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की पतली परत को दानेदार कणों की पतली परत के आवरण को मृदा कहते हैं। अब यह परत इसमें यह किन से बनी है? मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थों से तथा खनिज पदार्थों से होता है। अब यह मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, लिख लो आप ये भी, मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों चट्टानों से प्राप्त खनिजों व जैव पदार्थों से, खनिजों व जैव पदार्थों व भूमि पर पाए जाने वाले, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है, खनिजों से होता है। अब आपके समझ में आ गया होगा, मैं समझा देती हूँ। ये पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की पतली परत के आवरण को मृदा कहते हैं। अब भूमि पर या पृथ्वी पर अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भूमि का उपयोग अपन 30% भाग भूमि ही उपयोग की है, उसमें अब यह मृदा क्या होती है? मृदा इसका भूमि का ऊपरा भाग, ऊपरी जो परत है उसे मृदा कहा जाता है। लेकिन की बनी होती है यह दानेदार कणों की बनी हुई होती है। अब मृदा का निर्माण कैसे होता है? अब चट्टानों से प्राप्त खनिजों से, विभिन्न प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं ना, उनसे जैव पदार्थ, जैव पदार्थ का मतलब होता है कि जो भी जैव पदार्थ क्या होते हैं, जो सांस लेते हैं, जो जिनकी ग्रोथ होती है, जो सजीव प्राणी हैं, तो पेड़ पौधे या जीव जंतु जो आकर अपने पृथ्वी पर जमा होकर जो हुमस बनाते हैं, लगातार कई हजारों सालों तक वो दबे दबे होते हैं, उसके बाद इस मृदा का निर्माण होता है और विभिन्न प्रकार के खनिज जो कि पिघल जाते हैं या मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से मृदा किसे कहते हैं आपकी समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की पतली परत के आवरण को मृदा कहते हैं। इसका निर्माण किससे होता है? खनिजों से, चट्टानों से प्राप्त खनिजों व जैव पदार्थ। जैव पदार्थ मैंने बता दिया कि जो भी सजीव प्राणी हैं
जैसे पेड़ पौधे, इनकी पत्तियां ये जैसे पृथ्वी पर जम जाती है ना, और वो धीरे धीरे खाद का रूप नहीं ले लेती हैं, मतलब लगातार कई हजारों सालों तक एक जगह जम के रूप में होके और फिर ये मृदा का निर्माण होता है। अब ये मृदा ऊपरी परत होती है, मैंने अभी बताया, अपने पिछले क्लास में जब वो भूमि पढ़ा था तो भी पढ़ा था अपने, तो उसमें अपन ने बताया था कि भूमि का अपर्दन होता है पशुचारण से। तो मैंने बताया था ना कि इसकी परत, अब 1 सेंटीमीटर मृदा या मिट्टी की परत बनने में, 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बनने में हजारों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं। लेकिन अगर वो नष्ट होने में सिर्फ 2 मिनट या 4 मिनट लगते हैं, बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। जैसे बाढ़ आई, उस क्षेत्र की मिट्टी को अपने साथ बहा ले गए पानी, तेज हवा या आंधी आई, वो अपनी मिट्टी को अपने साथ मिट्टी को बहा ले गई, मिट्टी के कण को। तो वहां से जो मृदा उठ जाती है, उसको बनने में 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर कितना कम भाग भी बनने में हजारों साल लग जाते हैं मृदा का या मिट्टी का। तो मिट्टी का संरक्षण भी अपन को जरूरी है। अब मिट्टी किन किन पदार्थों से बनी है, ये तो पता ही है मैंने कि विभिन्न प्रकार के चट्टानों से प्राप्त खनिजों से, जैव पदार्थों से और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से। अब आपको ये याद होना चाहिए, मृदा इसे कहते हैं या मिट्टी किसे कहते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की पतली परत के आवरण को मृदा कहा जाता है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों व जैव पदार्थों और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अब है इसमें कि अब ये इनसे मिलकर बनती है, जो ये खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ और ये जैव पदार्थ हैं, यह मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। मिट्टी को उपजाऊ क्यों? क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो कि मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ाते हैं। अब अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं या जैव पदार्थ होते हैं, जैसे अब आपने खेतों में भी आपने देखा होगा ना कि कोई पेड़ है आपके खेत में, तो उसकी पत्तियां, पेड़ की पत्तियां पतझड़ में जब गिरती हैं और वो मिट्टी में ही मिल जाती हैं, वहाँ खाद बन जाता है, तो वहाँ पर फसल ज्यादा उत्पादित होती है, मिट्टी का उपजाऊपन ज्यादा हो जाता है, तो ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। अब इसके अलावा है कि इसका निर्माण किन किन से होता है, यह मैंने बता ही दिया। अब उमस, अपछिद्र, अब ये तो सरल भाषा में था, अब अपन थोड़ी ज्योग्राफिकल भाषा में पढ़े इसको, तो अपछिद्र चट्टानों से। अपक्षय क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, एक शब्द है अपक्षय चट्टानों। अब अपक्षय क्या होता है, ये 3 शब्द हैं, अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। ठीक है, अब ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये मृदा पढ़ोगे ना जब भी आप एसएसटी में, तो आपको ये तीनों शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अब इसमें अपक्षय क्या होता है, अब मैंने बताया कि मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ रासायनिक घटनाएं या जो मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे तापमान में परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, वहाँ का वायु दाब अधिक या कम होता है, जैसे तापमान अधिक है, तापमान अधिक का मतलब है कि गर्मी बहुत तेज है, तो वहां पर कई बार क्या होता है कि जो चट्टानें बनी हुई होती है ना, चट्टानें एक प्राकृतिक संसाधन है, चट्टानें बनी हुई होती हैं, वो अपने आप ही, जैसे अब आप अपने राजस्थान में देख सकते हो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली है ना, अब अरावली का ये बोलते हैं ना कि अपरदन हो रहा है धीरे धीरे। तो अपरदन क्या होता है, अपरदन तो ये होता है कि धीरे धीरे, जैसे कोई चोटी है पहाड़ की, समझ लो आप, मैं आसान भाषा में समझा रही हूँ आपको, पहाड़ की कोई भी चोटी है, वो घिसती गई, घिसती किससे है, जैसे वायु से,
तापमान से या प्राकृतिक जो भी घटनाएं, मौसमी जो घटनाएं होती हैं उनसे उसमें अपरदन होता है। तो अपरदन का मतलब क्या होता है, वो धीरे धीरे घिसती है, छोटी हो जाती है। जैसे अब आप देखते हो अरावली में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर है ना, तो गुरु शिखर की पहले लंबाई ऊंचाई 1727 बताते थे, लेकिन अब आप किताबों में पढ़ेंगे तो 1722 होगी मीटर ऊंची बताते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ये घिस घिस कर छोटी हो, तो यही चीज अपरदन है। और निक्षेप का मतलब होता है कि नदी, जैसे आप एक सीधा सा उदाहरण ये समझ लो आप, जैसे नदी बह रही है, पहाड़ों से नदी निकलती है, वो मैदानी क्षेत्र में पहाड़ों से नीचे उतर के मैदानी क्षेत्र में आती है और समुद्र में मिल जाती है। अब वो पहाड़ों से जब नीचे आती है तो उसका बहाव बहुत तेज होता है। मैदानी क्षेत्रों में वो ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये क्योंकि बहाव तेज होगा तो कंकड़ पत्थरों को आसानी से वो बहाकर अपने साथ ले जाती है। अब वो कंकड़ पत्थर उसके साथ चलते हैं तो नीचे रगड़त खाते हुए चलेंगे, पता है ना आपको। तो रगड़त खाते हुए चलते हैं तो वो उसको काटते हुए चलते हैं, इसका मतलब ये अपने साथ बहाकर भी ले जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि नदी में धीरे धीरे उसमें बहाव कम हो जाता है, तो वो जो अपने साथ मलबा लाती है, अपने साथ जो भी पदार्थ लाती है, उनको वो निक्षेप करना शुरू कर देती है, वहीं छोड़ना शुरू कर देती है, जमाना। तो जमाना क्या हो गया, निक्षेप। अब इसके बाद अक्षय क्या होता है, अब ये बचेगा। अब अक्षय ये है कि बहाकर ले जाना तो अपरदन और वहां उसको जमाना निक्षेप। अब अक्षय ये है कि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, रासायनिक या तापमान परिवर्तन के द्वारा जो चट्टानें होती हैं या शैल की चट्टानों को बोलते हैं, जो चट्टानें होती हैं उनमें वो अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं। जैसे हर चट्टानें टूटती नहीं है, या तो कमजोर होके टूट के बिल्कुल वो खोखली हो जाती है। आप ये समझो, जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, बिना ये प्लास्टर किए हुए आपने ये ईंटें देखे हैं, ईंटों के मकान जो पुराने आप देखते हो कई बार, उन ईंटों में कई बार ऐसे होता है कि जहाँ धूप वगैरह पड़ती है, जो तापमान मतलब मौसमी दशाओं के सीधे संपर्क में आते हैं, अंदर का तो वो आता नहीं, लेकिन बाहर का जो हिस्सा होता है सीधा संपर्क में आता है, तो वो ईंटें आप कई बार देखते हो, आधी ईंट बिल्कुल धीरे धीरे करके चुरासा होकर नीचे गिर जाती है और आधी वो उसी पे लटकी रह जाती है। अब जो लटकी रह जाती है उसको हम हाथ लगाते हैं, हम तो गिर जाती है ना तो वो अक्षय क्रिया है कि वो अपने आप ही जो मौसमी जो घटनाएं हैं उनके द्वारा जो कमजोर पड़ गया ना, वो चट्टानों में जो ढीलापन आ गया, जो कमजोर पड़ गई वो चट्टानें, गिरती नहीं है वो, या तो वहीं की वहीं गिर जाएंगी, मतलब उसमें क्रिया नहीं होती कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्रिया किसके द्वारा होती है, अपरदन के द्वारा। चाहे वो अपरदन किसी भी चीज के द्वारा, चाहे वायु के द्वारा किया गया हो, चाहे नदी के द्वारा किया गया हो, चाहे भूमिगत जल के द्वारा किया गया हो, या हिमनद के द्वारा किया गया। लेकिन अक्षय में वो ढीली हो जाती है, उनकी जो परतें होती है ना वो ढीली हो जाती है। मैंने ये उदाहरण दिया, आपके समझ में आ गया होगा। वो ढीली क्यों होते हैं, उनके कारण तापमान, वायुदाब, जो भी मौसमी घटनाएं जो होती हैं, जैसे कई बार अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है, कई बार बहुत तेज ठंड पड़ जाती है, बहुत कम तापमान हो जाता है, तो उस सब चीजों को वो सहन करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि वो बहुत ही ज्यादा उसके वो कण बहुत कमजोर हो जाते हैं। वो क्रिया क्या कहलाती है, अक्षय कहलाती है। ठीक है, आपको ये चीज समझनी है। अब ये अक्षय तो आ गया आपके समझ में, अपरदन और निक्षेपण भी मैंने समझा दी, आपके आगे का मानिए। अब मिट्टी का निर्माण किन किन से होता है ये मैंने बता ही दिया। ये आप अलग भी लिख सकते हो, चाहे तो जैसे आपकी बुक में भी चित्र बना रखा है कि जल चट्टानें, अक्षय के पदार्थ, चट्टानें बालू, बाग और क्ले के साथ मृदा और हुमस और वनस्पति के साथ ऊपरी परत, इन सबको मिलकर मृदा का निर्माण होता है। अब आपके अक्षय आ गया समझ में। अब मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं?
मृदा निर्माण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो अभी अपन ने पढ़ा, सबसे पहला है जनक सेल। शैल आप ये भी लिख सकते हो, शैली। जनक शैली को ये यूं कहा गया है कि इनके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है, जनक शैली। दूसरा है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और उमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। ये सारी क्रियाएं, तो इसका जनक शैली मौसमी घटनाएं, आप ये लिख सकते हो, मौसमी घटनाएं, जिनमें तापमान, जलवायु ये सारे आ जाएंगे, मौसमी घटनाएं। तीसरा है उच्चावच, स्थूलता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। तो तीसरा है स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियां, इसके आगे है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव उमस दर को निर्धारित करते हैं। या आप लिख सकते हो वन्य जीव या जैव पदार्थ। अपन ने पढ़ा था ना, ये इसी का पॉइंट है, जैव पदार्थ। इसको अलग अलग डिस्क्राइब कर रखा है समझाने के लिए कि आप अच्छे से समझ में आ जाए। अब अगला है समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करती है। अगला क्या है? समय। ये वर्णन आपकी बुक में भी दे रखा है, मैंने भी समझा दिया। जनक शैली मृदा निर्माण में मैंने अभी भी समझा दिया ना आपको, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त जनक शैली, शैलों के द्वारा या चट्टानों से प्राप्त खनिजों के द्वारा चट्टानों का निर्माण होता है। मौसमी घटनाएं भी इसको निर्माण को प्रभावित करती हैं, क्योंकि समय के अनुसार मौसम में जितनी घटनाएं होती हैं, तापमान, वायु दाब, जलवायु परिवर्तन जितने भी होते हैं, उनके द्वारा भी मृदा का निर्माण प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपने पढ़ा था ना, अपक्षय, अपवर्तन और निक्षेप, ये सारी मौसमी घटनाओं से ही घटित होते हैं। अब स्थलाकृतियां, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, जहाँ पर ढाले निर्माण है वहाँ पे मिट्टी का निर्माण अत्यधिक लंबे समय में होता है। जहाँ समतल मैदान है वहाँ मिट्टी का निर्माण आसानी से हो जाता है, क्योंकि ढाल पे आसानी से, जैसे तीव्र ढाल होता है पहाड़ में, अब इधर से समझ लो हवा आई है, तो वो ढाल से तुरंत इस हवा से अपने साथ ये बहाकर आसानी से, या नदी आ रही है, नदी अपने साथ बहाकर आसानी से उस मृदा को या मिट्टी को आसानी से बहाकर नीचे ले जाती है। तो ये अपवर्तन अत्यधिक होता है यहाँ पर। तो ये स्थलाकृतियां भी। अब जैव पदार्थ, जैव पदार्थ मैंने बताया था कि जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भी मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनकी उमस से ही है फिर मृदा का निर्माण हजारों सालों में होता है। समय का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि अभी मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर मृदा या मिट्टी की परत बनने में, मृदा की परत बनने में हजारों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन नष्ट होने में बहुत कम समय लगता है। अब ये मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक अपन ने पढ़ लिए। अब है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, कि मृदा का निम्नीकरण किस प्रकार, ये मैं मिटा रही हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। मृदा का निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब होता है अपवर्तन या कटाव। मृदा का निम्नीकरण, अब मृदा का निम्नीकरण किन कारणों से होता है? ये अपने वो जो भूमि का अपवर्तन पढ़ा, भूमि का निम्नीकरण पढ़ा था ना, कि अत्यधिक पशुचारण से होता है, रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग। सबसे पहला तो है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। दूसरा है अत्यधिक पशुचारण,
अत्यधिक पशुचारण। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि, अभी मैंने लिखवाया था नहीं पॉइंट, वही आएंगे इसमें। अत्यधिक पशुचारण, रासायनिक व कीटनाशक उर्वरकों का प्रयोग का अत्यधिक प्रयोग का अत्यधिक प्रयोग, ठीक है। और चौथा है वनोन्मूलन, ठीक है। या आप यूं भी लिख सकते हो कि वनों का अत्यधिक दोहन। इसके बाद है पांचवा अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा से भी भूमि का अपरदन होगा, भी बताया था ना मैंने, अत्यधिक वर्षा। अगला है चौथा है भूस्खलन। भूस्खलन मैंने पहले भी समझाया था आपको कि भूमि में जो ये प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा जो उसमें दरारें पड़ जाती है वो भूस्खलन होता है। भूस्खलन, इनके द्वारा मृदा का निम्नीकरण या अपरदन होता है। इनका कटाव मतलब ये है कि मृदा या मिट्टी का कटाव इन कारणों से होता है। अब अपन को उपाय क्या करने चाहिए कि ये ज्यादा कटाव नहीं हो। अब इनके मृदा का संरक्षण किस प्रकार से, ये संरक्षण के तो वही पॉइंट आ जाएंगे आपके, मृदा का संरक्षण। संरक्षण में तो वही पॉइंट आ जाएंगे कि अपन को किस किस प्रकार से इसका उपाय करना चाहिए जिससे कि मृदा का कटाव ज्यादा न हो। तो वही जनसंख्या पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर वृद्धि पर रोक, पहला तो ये हो गया। दूसरा पशुचारण पर रोक, तीसरा है कि प्रदूषण कम करना या रासायनिक खादों की जगह जैविक खाद का प्रयोग। नंबर 4 है कि कृषि की नई नई पद्धतियां अपनाकर भी अपन इसका संरक्षण कर सकते हैं। जैसे इसमें कृषि की पद्धतियां, कृषि की नई नई पद्धतियां अपनाकर भी अपन इसका, अब ये पद्धतियां कौन कौन सी हैं ये इनके नाम देखो। पहला है वेदिका काल। वेदिका काल में ये है तीव्र ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, इनके ये नाम दे रखे हैं, इनमें आप लिख लो। सबसे पहला है मल्च बनाना। मैं ये समझा दूंगी। मल्च बनाना। नंबर 2 है वेदिका काल। वेदिका काल में यह होता है कि जो सीढ़ीनुमा खेत बनाकर पहाड़ी ढालों पर जो सीढ़ीनुमा खेत बनाकर उससे भी
खर्चा कम होगा, कृषि की जाएगी। समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च रेखीय जुताई, रेखीय जुताई, इसका अर्थ अपन समझ सकते हैं, जैसे आप गांव में देखते होंगे ना, अपने खेतों में कई बार पहले क्यारियां बनाकर, ऊंची ऊंची मेड़ सी बना के क्यारियां बनाकर जो कृषि की जाती थी ना, वो समोच्च रेखीय जुताई होती है। ठीक है, अब अगला है रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखला का मतलब है कि रक्षक मेखला, इसमें खेत के चारों ओर या तो आप इस प्रकार के पेड़ पौधे लगा सकते हो गहरे गहरे, जिससे कि कोई जैसे ये प्राकृतिक घटनाएं इस प्रकार की आए, जैसे बाढ़ आ गई या अत्यधिक आंधी चल गई, तो उससे वो भार मिट्टी का कटाव नहीं हो सकता। रक्षण मेखला। अब आगे है चट्टान बांध और बीज की फसल उगाना। चट्टान बांध बनाना और जहां पर बाढ़ वगैरह दिखाते हैं ना, वहां पर ये यूज किया जाता है, और बीज की फसल उगाना। इनसे ये फसल उगाना। अब इनसे यह मिट्टी का जो ये अपरदन होता है, वो संरक्षण अपन ये पद्धतियां अपनाकर कर सकते हैं। अब अपना मृदा भी खत्म हो गया, आगे बढ़ेंगे अपन जल संसाधन। ठीक है, ये याद कर लेना और लिख लेना।